नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, पीईटी के पीवाईक्यू सीरीज जो टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं, आज इंडियन इकोनॉमी इसके पीवाईक्यू करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और बाकी पीईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। आज से फॉर्म भरना भी चालू हो गया, फॉर्म भर लीजिए और अपने फॉर्म को जितना जल्दी भर सकते हैं भरिए, और जितना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं करिए, ताकि आप हर एक एग्ज़ाम के मेंस में बैठ सकें। तो संपूर्ण तैयारी पेट की आप कर सकते हैं। पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे जितने ज़रूरी हैं, आराम से उससे कट ऑफ निकाला जा सकता है बहुत ही आसानी से। मतलब स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? गोल्डन रेवोल्यूशन जो कह रहा है वो किस लिए थी? हॉर्टिकल्चर, पोटैटो, पेट्रोलियम या ऑयल शीड? तो बहुत ही आसान है, बागवानी के लिए। स्वर्ण क्रांति किसके लिए थी? बागवानी के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए? हॉर्टिकल्चर, हनी प्रोडक्शन, ये सब। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी IRDA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद? तो IRDA का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन? तो इनमें से कौन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी जहाँ पैसा वैसा जमा नहीं होता है? तो एग्रीकल्चर बैंक जो है, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक जो होता है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। इसके बाद गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP को कौन मंजूरी देता है? फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस ऑफ शुगर केन। तो इसको कौन देता है भाई मंजूरी? इसको मंजूरी देता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना। ये गन्ने पे FRP निश्चित करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऑफ एशिया सेटअप इन इंडिया, वेयर? तो ये कहाँ सेट करा गया था? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कांडला, गुजरात। कहाँ पे? कांडला, गुजरात में। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा। विच एडिशन ऑफ 5-year plan aimed at accelerating food grain production, increasing employment opportunities and raising productivity with focus on food, work and productivity, and that was very successful? तो क्या हो जाएगा इसका? ये था 7 5-year plan। और इसका समय क्या था 7 5-year plan का? 1985 से 90। आप देखिए, फिर से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 5-year plan से एक सवाल निश्चित है आपका, 100% आता ही आता है। तो एक बार 5-year plan को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसको माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसको मानते हैं? M विश्वेश्वरा। किसको मानते हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग M विश्वेश्वरा। M विश्वेश्वरा। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फेज ऑपरेशन फ्लड लिंक्ड 18 ऑफ इंडियाज premier milk shed with consumer in India's 4 major metropolitan cities. Which of the following cities was not the part of the operation? तो कौन इसका हिस्सा नहीं था? बंगलुरु नहीं था, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई सब थे, बंगलुरु नहीं था। GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? Which salient feature of GST allow the seamless flow of credit and reduce the tax burden on the end consumer? तो ये क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, गंतव्य आधारित कर है। क्यों? क्योंकि ये जो खरीदेगा भाई उसको बेचना है ना, जहाँ ये फाइनल गुड्स पहुँचेगा। तभी तो कहते हैं गुड्स एंड सर्विस जो है फाइनल गुड्स पे लगता है, मतलब फाइनल पॉइंट पे लगता है जहाँ पे ये पहुँचेगा, जो इसको यूज़ करेगा। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है इसीलिए। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना या गैडगिल योजना कहा जाता है भाई? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना गैडगिल प्लान कहलाती है? तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो क्या कहलाती है? गैडगिल प्लान। तो ये कहा जाता है किसको भाई? तीसरे 3rd 5-year प्लान को। ठीक है, याद रखना। और सारे प्लान भी एक बार देख लो। जैसे फर्स्ट 5-year प्लान, इसका टाइम क्या था? 1951 से 56 तक था। सेकेंड 5-year प्लान 1956 से 61 तक था। थर्ड वाला 1961 से 66 तक चलेगा। और जो 4th प्लान आएगा ये
69 से 74 तक चलता है। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ एक बार 5 ईयर प्लान को ज़रूर देख लेना, क्योंकि सवाल इससे एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्माण को मंजूरी मिली थी? द क्रिएशन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज अप्रूव बाय द पार्लियामेंट थ्रू विच एक्ट ऑफ 1981। तो 1982 में तो बना ही था। कौन से एक्ट के थ्रू ये बना था, पर ये पूछ रहा है आपसे, तो ये बना था सेक्शन 61 के तहत। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आइडिया ऑफ जीएसटी जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा गया। किसने इसका आइडिया दिया था जीएसटी का? तो ये देने वाले थे केलकट टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए। भारत की दुग्ध क्रांति का जो चरण था 1970 से 80, इसको विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? 1978 tea of the milk revolution of India was financed by the sale of skimmed milk powder and butter oil gifted by which of the following through the World Food Program? तो क्या सही उत्तर होगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन। इसके बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? विच बैंक वॉज नॉट नेशनलाइज ड्यूरिंग द फेज ऑफ फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक? तो देखिए, फर्स्ट फेज जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक चला वो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने करा था। राष्ट्रीयकरण करना मतलब सरकारी कर देना उनको। 14 जो बड़े कमर्शियल बैंक थे उनको करा गया था। ठीक है, 14 बड़े कमर्शियल बैंक थे, जैसे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक था, सेंट्रल बैंक था, विजया बैंक नहीं था, देना, कैनरा, सेंट्रल, इन सबको करा था। ठीक है, चलो। इसके बाद हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? हाई यील्ड वेराइटी शीट्स थी जो। तो इनका सही क्या हो जाएगा? हाई यील्ड वेराइटी, फुल फॉर्म पूछ रहा है बस। वह सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी जो है शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो जीएसटी वगैरह में जो समस्या है इसका निपटारा कौन करता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? RBI। ठीक है, क्या हो जाएगा? RBI। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो देखो 5 ईयर प्लान तो निश्चित ही है, आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 12। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? तो इसका सही क्या हो जाएगा उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, भुगतान संतुलन का समायोजन। फिर कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट लेट डाउन द कंडीशन फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला था बैंकिंग कंपनीज एक्वाजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। ठीक है, बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइमरी आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? मतलब 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण, इसकी पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं? MS स्वामीनाथन को। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च? तो 5 ईयर प्लान महबूबा है, समझो पेट की पूछता है, यानी स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई थी? तो ये शुरू करी गई थी कौन सी? 4th 5 ईयर प्लान, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। विच अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स? किसमें व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं इसमें? तो ये भी काफ़ी आसान है। तो ये है आपका प्राइवेट सेक्टर, है ना, व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह, प्राइवेट सेक्टर बैंक, मतलब बैंक ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के जितने व्यापार है, निजी क्षेत्र।
ग्रीन अकाउंटिंग मीन्स मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री टेकिंग इनटू अकाउंट एस्टिमेशन ऑफ। हरित लेखांकन का अर्थ क्या है? किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो क्या होती है ग्रीन अकाउंटिंग? ग्रीन अकाउंटिंग होती है आपकी पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज को भी जब हम काउंट करते हैं कि कितना एनवायरमेंट को नुकसान हुआ है व्यापार करने में, तब उसको ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।